हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस की सीरीज़ का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्लास 5th की एनसीईआरटी की ईवीएस हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसमें खाने को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए, यानी कि 1-2 दिन तक खाना ख़राब ना हो, इसके लिए क्या है, कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में बताया गया है वो है दूध। देखिए, अगर हमें दूध को ख़राब होने से बचाना है तो हम क्या करेंगे, उसे एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। यानी कि दूध को अगर एक कटोरा ले लिया जाएगा, उसमें पानी भरकर उसमें अगर दूध को रख दिया जाएगा तो दूध क्या होगा, ज़्यादा समय तक, दिनों तक तो नहीं, ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होगा। इसके बाद है पके हुए चावल। पके हुए चावल को ख़राब होने से बचाने के लिए उसे गीले कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। इसके बाद है हरा धनिया। अगर हरा धनिया हमें बचाना है ज़्यादा समय तक तो क्या करेंगे, हम उसे उबालेंगे, ऐसा एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। और उसके बाद है प्याज लहसुन। प्याज लहसुन को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए उसे खुले में रखा जाता है। उसके अलावा उसे नमी से बचाकर भी रखा जाता है। अगर प्याज लहसुन नमी में रखे जाएंगे तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें नमी से बचाना भी काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है 2 बच्चों की, जिनका नाम है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू। और जो चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू हैं, ये आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें छुट्टियों में आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। और जब पेड़ आम से लदे होते हैं, यानी कि जब आम के पेड़ों पर बहुत सारे आम आ जाते हैं, तो उन्हें कच्चे आम को काट कर उन पर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। इसके अलावा उनकी जो अम्मा हैं वो आम को अलग अलग तरीके से पकाती हैं और वे आम का अचार भी बनाती हैं 3-4 तरीक़ों से। और उनका आम का ये जो अचार है ये पूरे साल चलता है, यानी कि जब तक अगले मौसम में नए आम की फसल नहीं आ जाती है तब तक उनका ये अचार चलता रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, शाम को जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो चिन्ना बाबू ने कहा कि अम्मा, इतने सारे आम रखे हुए हैं पके हुए, उनका मामिडी तांड्रा। अब देखिए फ्रेंड्स, मामिडी तांड्रा क्या होता है। मामिडी तांड्रा आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को कहते हैं। और ये जो आम पापड़ होता है ये पके हुए आम से बनाया जाता है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, मामिडी तांड्रा, जो किसे कहते हैं, आम पापड़ को। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और ये कैसे बनाया जाता है, पके हुए आम से बनाया जाता है। तो उनकी अम्मा ने कहा कि ये तो बहुत ही मेहनत का काम है और 4 हफ्ते लगेंगे इसमें, लेकिन अगर तुम दोनों भाई इसमें अगर हमारी हेल्प करोगे तो हम सब मिलकर इसे मामिडी तांड्रा को बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन सुबह वो अपने पिताजी के साथ बाज़ार गए और वहाँ से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लेकर आए। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप आती थी। और जो डंडे वो लेकर आए थे उन्होंने उससे एक ऊंचा मचान बनाया और उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। यानी कि एक ऐसा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर अच्छी खासी धूप आती हो पूरा दिन, और उसके बाद डंडों से एक मचान बनाया और उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई को बांध दिया। इसके बाद अगले दिन उन्होंने जो सबसे ज़्यादा पके हुए आम थे उनको अलग छाँट लिया। उसके बाद उन आमों का गूदा निकाल कर एक बड़े से बर्तन में पतले सूती कपड़े से आम के रस को छान लिया, ताकि जो गूदा है उसमें आम के रेशे ना रहे। फिर उसके बाद गुड़ को अच्छे से उन्होंने तोड़ लिया, जिससे गुड़ में गांठें ना रहें।
ठीक है, उनको अच्छे से गुड़ को तोड़ लिया। उसके बाद आम के जो रस था, जो उन्होंने आम का रस निकाला था गूदे से, उसमें गुड़ और चीनी बराबर मात्रा में डाल दी। फिर उसको अच्छे से मिलाकर इस जो ये उन्होंने ये घोल तैयार किया था, इसे चटाई पर फैला दिया। जो उन्होंने मचान बनाया था उस पर जो चटाई बिछाई थी उस पर इस गूदे को फैला दिया और उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर जब दिन छिप गया, यानी कि जब सूरज छिप गया, उसके बाद उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। फिर अगले दिन उन्होंने फिर से यही प्रोसेस किया जो पिछले दिन किया था। गूदा निकाला, उसमें चीनी और गुड़ डाला और फिर उस पर आम, जो पिछले दिन वाली आम की परत थी, उस पर एक और परत चढ़ा दी। इस तरीके से उन्होंने कई 3-4 दिनों तक इसी तरीके से आम की जो परत थी गुड़ और चीनी मिली हुई, वो उस पर जमाते चले गए। इसके बाद उन्हें ये भी चिंता थी साथ में कि 4 हफ्तों तक कि कहीं बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो उनका सारा जो था वो ख़राब हो जाता। फिर वो 4 हफ्तों बाद जो आम पापड़ की जो परत थी जिस पर वो चढ़ाते गए थे, वो 4 सेंटीमीटर हो गई और वो एक सुनहरे बिछौने की तरह लगने लगी। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चलो ये आम पापड़ तो तैयार हो गया। फिर उन्होंने मिलकर उसके टुकड़े काटे और आंगन में जो मचान बनाया था उसको भी हटाया और उन्होंने वो आम पापड़ खा लिया। तो ये थी आम पापड़ बनाने की विधि जो कि NCERT की बुक में दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पेड़ के बारे में बताया गया है जिसका नाम है नीपेंथिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यानी कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को, छोटे जीवों को खा जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा है? नीपेंथिस। यानी कि इस पेड़ का नाम क्या है? नीपेंथिस है। और ये क्या करता है, ये छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं और चूहे होते हैं, मेंढक होते हैं, उनको खा जाता है, यानी कि उनका शिकार करता है। अब देखिए ये जो पेड़ है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पाया जाएगा? मेघालय राज्य में पाया जाता है। यानी कि जो नीपेंथिस पेड़ होता है ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो भारत के मेघालय राज्य में ये पेड़ पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, यानी कि घड़े को अगर लंबा कर दिया जाए तो उसके जैसा इसका आकार होता है। और इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा होता है, किसका? पत्ती का, यानी कि इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन भी लगा होता है। और ये जो पेड़ होता है इसके घड़े से क्या होता है, खास खुशबू निकलती है, यानी कि एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कीड़े इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ठीक है, और जैसे ही कीड़े इस पेड़ के ऊपर पहुँचते हैं और इसके अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये है पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है नीपेंथिस का पेड़। ये देखिए इसका जो आकार है एक लंबे घड़े की तरह है और ये एक ढक्कन है, पत्ती का ढक्कन की तरह होता है ये, और ये कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, तो वेलक्रो की, यानी कि वेलक्रो का निर्माण किस तरीके से हुआ था वो यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए ये जो घटना है ये कब की है? 1984 की, यानी कि 1984 की है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज मेस्ट्रेल। तो ये अपने कुत्ते के साथ सैर से लौट रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उन पर बीज चिपके हुए हैं और इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये बीज उनके कपड़ों से चिपक कैसे गए। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला और उन्होंने उन बीजों को काफ़ी बारीकी से देखा, यानी कि बहुत ही पास से देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो उन्होंने देखा कि जो बीज थे उनमें छोटे छोटे हुक थे, यानी कि हुक के जैसी उन बीजों में डिज़ाइन थी और इनकी मदद से ही जो बीज थे वो कपड़ों के जो रेशे थे उन पर अटक गए थे। इसको देखकर मेस्ट्रेल को एक आइडिया आया, क्या? वेलक्रो बनाने का। अब देखिए वेलक्रो क्या होता है, और वेलक्रो जो होता है वो दोनों सतह इसकी चिपक जाती है, खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है।
तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो बैग होते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों के, इसके अलावा कपड़े भी होते हैं, कुछ जैकेट्स पे भी लगे होते हैं, जूतों पर, जूतों के पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, वही क्या होता है, वेलक्रो होता है। देखिए फ्रेंड्स ये है सैंडल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस तरीके की पट्टी आपने देखी होगी, तो यही होता है वेलक्रो। और ये एक किस्सा है और यहाँ पर बताया गया है कि हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रकृति से हम प्रेरणा ले सकते हैं नए नए आविष्कार करने की। तो वेलक्रो बनाने का जो आइडिया था वो जॉर्ज मेस्ट्रल को इन बीजों से ही आया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ों की बारे में बताया गया है कि ये चीज़ें पहले यहाँ पर बीजों के बारे में बताया गया है कि जो हवा होती है वो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो ये तो थी हवा की बात। इसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कुछ लोग भी होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो पेड़ पौधों के बीज होते हैं उनको लेकर के जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो मिर्च थी, तो मिर्च का जो पौधा था वो हमेशा से हमारे यहाँ पर नहीं उगता था। ये कौन लेके आया था इस मिर्च को? पुर्तगाल देश के जो व्यापारी थे वो दक्षिण अमेरिका से भारत लेकर आए थे। यानी कि मिर्च कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी। और लेके कौन आया था? पुर्तगाल देश के व्यापारी लेके आए थे, और अब ये पूरे भारतवर्ष में उगाई जाती है। इसी तरीके से कुछ और चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई थी? अफ्रीका देश से यहाँ पर आई थी। यानी कि भिंडी और कॉफ़ी भी यहाँ पर नहीं उगाई जाती थी, हमारे भारतवर्ष में अफ्रीका से आई थी। इसके बाद बताया गया है कि गोभी और मटर है वो कहाँ से आई थी? यूरोप से आई थी। ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन के बारे में बताया गया है कि सोयाबीन चीन से पहले अमेरिका पहुंची और फिर वहां से हमारे देश में आई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक घड़सी सर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए घड़सी सर क्या है? तो घड़सी सर एक 650 साल पुरानी कहानी है। तो देखिए घड़सी सर का अगर हम इसका डिवाइड करें तो देखिए सर का यहाँ पर मतलब होता है तालाब, सर यानी तालाब। और घड़सी यहाँ पे एक राजा थे, कहाँ के? जैसलमेर के एक राजा थे घड़सी। इन्होंने लोगों के साथ मिलकर एक तालाब बनवाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? घड़सी सर। और ये जो तालाब था इसके दोनों तरफ पक्के घाट थे, सजे हुए बरामदे थे और कमरे थे, बड़े बड़े हॉल थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर क्या था? लोग मिलते जुलते थे, यहाँ पर जलसे होते थे और गाने बजाने के प्रोग्राम भी होते थे। इसके अलावा ये जो तालाब था इसके घाट पर स्कूल भी बनाए गए थे और वहाँ पर आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे और वो इस बात का ध्यान रखते थे कि ये तालाब गंदा ना हो, और इसकी सफाई में भी सभी अपनी हेल्प देते थे, यानी कि मदद करते थे। और ये जो घड़सी सर था, यानी कि जो तालाब था वो मीलों तक फैला हुआ था और इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। और ये जो तालाब था इसकी एक ख़ास बात थी कि इस तरीके से बनाया गया था कि जब वो पानी से भर जाता था तो जो एक्स्ट्रा पानी होता था, यानी कि बचा हुआ जो पानी होता था वो नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था, और जब वो दूसरा तालाब भी भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरीके से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे ये सारे तालाब आपस में। और इस तरीके से क्या होता था, पूरे साल पानी की कोई भी परेशानी वहाँ पर नहीं होती थी। लेकिन आज क्या हुआ है, आज जो घड़सी सर है वो एकदम उजड़ गया है और ये जो 9 तालाब हैं इनके रास्ते में लोगों ने मकान बना लिए हैं, कॉलोनियाँ बना ली हैं और यहाँ जो पानी है वो अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात बताई गई है बुक में, अल बिरूनी की नज़र से। तो ये जो अल बिरूनी थे ये 1000 साल से 1000 वर्ष से ऊपर हो गए इनको, ये भारत आए थे और ये एक यात्री थे और इनका नाम था क्या? अल बिरूनी। अल बिरूनी कहाँ से आए थे? उज़्बेकिस्तान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? उज़्बेकिस्तान से आए थे।
तो अल बिरूनी ने क्या किया, हमारे देश में आकर चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा और यहाँ की जगहों को देखा और उनके बारे में अपने विचार लिखे। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, ख़ास तौर से उन चीज़ों के बारे में देखा, उन चीज़ों को नोटिस किया जो उन्हें अपने देश से कुछ अलग लगी थी, और उन्होंने यहाँ के तालाबों के बारे में भी कुछ लिखा है। तो इन्होंने क्या लिखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो तालाब बनाने में तो माहिर हैं, यानी कि हमारे भारतवर्ष के लोगों के बारे में लिखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो तालाब बनाने में माहिर हैं, और अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। यानी कि उन्होंने लिखा कि जो उज़्बेकिस्तान के लोग हैं अगर वो भारतवर्ष के तालाबों को देखेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े और भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ होती हैं और उनकी लंबी कतारें होती हैं। इसके अलावा चढ़ने और उतरने के रास्ते कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इससे क्या होता है, कभी भी भीड़ लगने से लोगों को परेशानी नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अल बिरूनी ने यहाँ के जो तालाब थे उनके बारे में लिखा है। अब देखिए यहाँ पर बावड़ी के बारे में बताया गया है कि बावड़ी क्या होती है। तो बावड़ी होती है जो सीढ़ीदार कुआं होता है, उसे हम बावड़ी कहते हैं, यानी कि एक कुएं टाइप की जगह होती है और उसमें सीढ़ियाँ होती हैं। तो देखिए इस तरीके की एक पिक्चर है जो बुक में दे रखी है, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ से पानी होकर या लोगों के चढ़ने उतरने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे बावड़ी कहते हैं। अब यहाँ पर एक और स्टोरी दी गई है आगे कि दड़की माई की, कि इसके बारे में, ये दड़की माई है, इनकी स्टोरी बताई गई है कि दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के गांव में रहती हैं, और इस गांव की जो औरतें हैं उनका पूरा समय घर के कामों में और जानवरों की देखभाल में चला जाता था, और जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में इन्हें क्या होता था, पूरी रात लग जाती थी। यानी कि इनके जो जानवर थे इनके लिए इन्हें पानी खींचते खींचते कभी कभी पूरी रात ही व्यतीत हो जाती थी, और गर्मियों में जब कुएं सूख जाते थे तो इन्हें गांव छोड़ के जाना पड़ता था। तो दड़की माई ने क्या किया, उन्होंने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर एक तालाब बना लिया। इससे क्या हुआ कि जानवरों के लिए जो पानी की परेशानी थी वो कम हो गई, और इससे क्या हुआ, दूध भी जानवर ज़्यादा देने लगे, और इससे लोगों की कमाई बढ़ी, क्योंकि वो लोग अब दूध से मावा बना लेते हैं और उस मावे को बेचकर पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और दड़की माई की जिस संस्था ने मदद की थी उसका नाम है तरुण भारत संघ। क्या नाम है उस संस्था का, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ की नाम की एक संस्था है, उन्होंने ही दड़की माई की तालाबों को मरम्मत कराने में, तालाबों में जो पानी है वो पूरी वर्ष रहे, इस काम में उनकी मदद की थी। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।